आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक है डिकोडिंग द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी प्रीलिम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर 24, 23, 22 का पैटर्न एनालाइज करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एनालाइज करेंगे। अगर हम देखें तो जो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा हमारी लाइफ में रहती है। महाकुंभ, करोड़ों लोग जहां पर आ रहे हैं, इतने बड़े इवेंट को मैनेज करने के लिए सरकार ने पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है। 1954 में जो प्रोटोकॉल बनाया गया था कि स्नान वाले दिन कोई वीआईपी एंट्री नहीं होगी, सेम प्रोटोकॉल आज तक फॉलो हो रहा है। स्टॉक मार्केट में जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इस गिरती हुई मार्केट में एक पैटर्न एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं, वो कभी नहीं डरते, है ना। और मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया और ये पाया कि जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है वहां से मेरा सबकॉन्शियस माइंड डिजाइन हो गया था, जिससे कि ईयर आफ्टर ईयर मैं प्रीलिम्स क्लियर कर रहा था। गवर्नमेंट की सारी वर्किंग पास्ट ईयर बेसिस पर होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहां पर हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं लास्ट 3 इयर्स के पेपर को, जहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आजकल, और दूसरा हम देखेंगे कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग किस तरह से हो रही है। तो हमारे यहां पर जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि टॉपिक सिलेक्शन का बेसिस क्या है, और दूसरा हमारा फोकस रहेगा कि नेचर ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या हो रही है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाई है जहां पर मैंने 3 इयर्स का डेटा लिया है और फर्स्ट कॉलम में मैंने टॉपिक को रखा है। और देखिए ये 24 के एनालिसिस है, ये 23 का है, 22 का है। कंपैरेटिव फॉर्मेट में मैंने इसको रखा है और जहां पर भी एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है वहां पर मैंने सेम फॉन्ट कलर रखा है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक से भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 24 में 3 क्वेश्चन आए थे, 23 में 1 क्वेश्चन आया था, 22 में 1 क्वेश्चन आया था। और एक पैटर्न देखिएगा यहां पर जो एक ये क्वेश्चन आया था, ये आया था कि भाई कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर में फॉल करती है 24 में। और इसका अगर रेफरेंस देखेंगे तो 22 में क्वेश्चन आया था कि रियल एस्टेट, रियल सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। तो एक्टिविटीज और सेक्टर, ये एक पैटर्न इमर्ज हुआ लास्ट 3 इयर्स का। दूसरा 23 में क्वेश्चन आया था कि भाई इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज कवर होती हैं, और कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आपके यहां पे बना है कि भाई इन्होंने आइटम की लिस्ट दी है और पूछा गया है कि कौन कौन सी आइटम वर्किंग कैपिटल से है और कौन सी आइटम फिक्स्ड कैपिटल से है। ये भी पैटर्न है, यानी कि 24 के जो 2 क्वेश्चन हैं उनका रेफरेंस 22 में और 23 में मिल जाता है। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत ही एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मिस करने वाला है ही नहीं, ये फ्री का क्वेश्चन है, बोनस वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी मैंने सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रही है। तो एक पैटर्न यहां पर है सिंपल, अगर हम देखेंगे तो यूपीएससी में एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है। अगर हम क्वेश्चन फ्रेमिंग की बात करेंगे कि जहां पर भी टॉपिक इजी है वहां पर ऑप्शंस ट्रिकी हैं। ठीक है, तो फाइनली जो आपका क्वेश्चन हुआ, जो डिफिकल्टी लेवल हुई क्वेश्चन की, वो आपका मॉडरेट हो गया। और ये एक पैटर्न हुआ। दूसरा, जहां पर भी टॉपिक डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब यह नहीं है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, डिफिकल्ट का मतलब है कि अनकन्वेंशनल है, नॉर्मली वो सभी लोगों को पता हो जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ अवेयरनेस वाला ही एक वहां पर रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो वैसे केस में ऑप्शंस को इजी बनाया जा रहा है और अल्टीमेटली जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका मॉडरेट ही रहेगा, या फिर बहुत एक्सट्रीम केसेस में वो इसको डिफिकल्ट भी कर सकते हैं। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन छोड़ने के लिए है। ठीक है, तो इजी प्लस ट्रिकी इज इक्वल टू मॉडरेट, और दूसरा है डिफिकल्ट प्लस इजी इक्वल टू मॉडरेट, यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मॉडरेट। ठीक है, और मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था टोटल फर्टिलिटी रेट, उसको हम कहते हैं बोनस।
तो बोनस क्वेश्चंस में क्या होता है कि टॉपिक भी इजी है और ऑप्शंस भी इजी हैं, ठीक है। तो इजी प्लस इजी इक्वल टू बोनस, ये आपका थर्ड हो गया, इसको हम थर्ड आइटम बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। चलिए वापस आते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट टॉपिक, यहां पर देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर्स अपने आप में बहुत आसान टॉपिक हैं, लेकिन यहां पर जो इन्होंने ऑप्शंस बनाए हैं वो बनाए हैं हाउ मेनी ऑफ अबव, यानी कि ये पैटर्न इन्होंने जो 23 में इंट्रोड्यूस किया था, हाउ मेनी ऑफ अबव, इन्होंने ऑप्शंस इन्होंने स्टेटमेंट दे दी और पूछा कि इनमें से कितने ठीक हैं, जो कि डिफिकल्ट ऑप्शन एक तरह से बन गए, है ना। तो टॉपिक इजी है लेकिन ऑप्शन डिफिकल्ट है, टॉपिक इजी है लेकिन ऑप्शन डिफिकल्ट है, टॉपिक इजी है लेकिन ऑप्शन डिफिकल्ट है। यहां पर टॉपिक मॉडरेट है और ऑप्शन भी मॉडरेट है, तो यानी कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो मॉडरेट डिफिकल्टी है। टोटल फर्टिलिटी रेट, टॉपिक भी आसान है और ऑप्शन भी आसान है, यानी कि क्वेश्चन इज सुपर इजी, बोनस। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 2। आपने सुना होगा कि मनी और बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, आरबीआई और आरबीआई के इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आरबीआई से संबंधित क्वेश्चंस हैं। एक यहां पर टॉपिक है डिजिटल रुपी, जो कि 24 में भी आया था, 23 में भी आया था, और दूसरा कुछ आरबीआई के संबंधित जो रूल्स हैं वो पूछे गए हैं कि आरबीआई के रूल्स क्या हैं फॉरेन बैंक के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो आरबीआई के फंक्शंस हैं, आरबीआई के फंक्शंस में जैसे कि आरबीआई स्टेबलाइजेशन करता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, आरबीआई ओपन ऑपरेशंस, रूपी डेप्रिसिएशन कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना, है ना। तो आरबीआई के जो फंक्शंस हैं, और ये आरबीआई के फंक्शंस हमेशा न्यूज में रहते हैं, तो करंट अफेयर्स को अगर आप फॉलो करते हैं, स्टैटिक को उससे लिंक करते हैं, तो यहां से आपके अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन अगर स्टैटिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो करंट अफेयर्स भी आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टच कर रहे हैं आपसे, ठीक है। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करेंगे तो देखिए यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत आसान टॉपिक नहीं है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो फोर स्टेटमेंट एलिमिनेशन हो गया, 1 और 2 और बोथ हो गया, या फिर स्टेटमेंट 1 और 2 दे दिया और आपस में रिलेशन पूछा गया, 1 और 2 और बोथ पूछा गया, या फिर आपका 1 2 2 3 1 3 एंड ऑल। तो यानी कि जो ऑप्शंस है वो भी मॉडरेट हैं, आसान नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। आसान है दो केस में, आरबीआई स्टेबलाइजेशन में और हु कंट्रोल्स इन्फ्लेशन में। ये दोनों क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, जैसे हमने देखा था टोटल फर्टिलिटी रेट वाला क्वेश्चन, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। उसी तरह से ये दोनों क्वेश्चंस भी बोनस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड हैं, सिंडिकेटेड लैंडिंग और बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो और सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पर फंडामेंटल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत पढ़िएगा उसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है उसको। फाइनेंशियल मार्केट आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के समय में बन गया है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देखिए फाइनेंशियल मार्केट में भी एक सब टॉपिक आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट वो उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि कौन कौन से आइटम्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं कि नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। 23 में देखेंगे तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, और इन्वेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है। इधर आप देखेंगे कन्वर्टिबल बॉन्ड, तो कन्वर्टिबल बॉन्ड यहां पे पूछा गया है, और यहां पर देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड पूछा गया है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पूछा गया है और कॉर्पोरेट बॉन्ड पूछा गया है। तो यानी कि बॉन्ड और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एवरेज आपके दो क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 1 2 1 2, है ना। यानी कि हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। वो ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं और न्यू भी हो सकते हैं, स्टैटिक पार्ट भी और करंट अफेयर्स पार्ट भी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पैटर्न निकल के आ रहा है वो है कि कुछ उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल टर्म्स पूछे हैं, और ये बहुत ही सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। सीबीएलओ जो कि एक नॉन कन्वेंशनल टर्म है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि भाई कौन सी मार्केट से बिलोंग करता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उस तरह से।
और यहाँ पर बीटा क्वेश्चन पूछा है बीटा के बारे में। हालांकि ये थोड़ा सा नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, उन्होंने कभी इसको सुना है कि नहीं सुना है, डिपेंड करता है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है क्या, अवेयरनेस के बारे में जानना चाहते हैं। वो आपसे डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था। क्रेडिट राइटिंग एजेंसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 22 के आसपास जिस समय कोविड चल रहा था उस समय क्रेडिट राइटिंग एजेंसीज का बहुत ज़्यादा रोल था। उन्होंने काफ़ी सारी अपडेशंस किए थे क्रेडिट राइटिंग में, तो इसलिए क्रेडिट राइटिंग वाला क्वेश्चन बना था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो FIIs कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉट, NBFCs कैन NBFCs के लिए ये LAF विंडो है कि नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, ठीक है। देखिए जब मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ने वाला था, तो मैं इसको लास्ट 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। आप ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो कभी आप एग्जाम में अपनी सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक फाइनेंस, फिस्कल पॉलिसी, बजट। ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गवर्नमेंट डेट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है। यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा USA गवर्नमेंट के बारे में पूछा कि USA गवर्नमेंट अगर अपने डेट में डिफॉल्ट करता है, और ये बेसिकली उस समय न्यूज़ में था, है ना। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो डेट होल्डर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं और वो अपने क्लेम को कोर्ट में जाकर के क्लेम कर सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। उसी तरह से यहाँ पर भी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई डेटेड सिक्योरिटीज क्या वो इंटरनल डेट के लिए है कि नहीं है, तो यानी कि गवर्नमेंट डेट के बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। उसी तरह से बजट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता होगा कि बजट के अंदर ही रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। तो यानी कि बजट और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। फाइनेंस कमीशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, और 16 फाइनेंस कमीशन अब बेसिकली ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, तो 16 फाइनेंस कमीशन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और देखिए अगर हम डिफिकल्टी की बात करें ऑप्शंस वाइज, तो इन्होंने मॉडरेट बनाए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है और वहाँ पर आपस में एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है, लिंकेज पूछी हुई है, यहाँ पर 1 और 2 और बोथ पूछा हुआ है। यहाँ पर क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान क्वेश्चन है ये, 15 फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया, तो इन्होंने यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ अबव पूछ लिया। तो यानी कि जहाँ पर भी बहुत सिंपल टॉपिक ये पूछेंगे, वहाँ पर ये हाउ मेनी ऑफ अबव से अपने आंसर को थोड़ा, क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, एक्सटर्नल सेक्टर, अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए 24 में 22 में स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, करंट अफेयर से हम देखेंगे थोड़े क्वेश्चन थे, और 22 में क्वेश्चंस ज़्यादा थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रीर और नीर, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन आसान नहीं था, थोड़ा मॉडरेट था। FDI, फॉरेन ऑन ई कॉमर्स कंपनीज में क्या स्टेटस है, तो उस समय पे बेसिकली कोविड के आसपास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कुछ FDI में रूल्स चेंज किए थे, तो ये वहाँ से क्वेश्चन बना था। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ USA करंट अफेयर्स में थी, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ये करंट अफेयर्स में था। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से बन रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लेटरल थिंकिंग अप्लाई करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे होगा आने वाली सेशंस में आपको बताने वाला हूँ ये किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आपका आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पर भी एक पैटर्न देखिएगा, जो आपके इंटरनेशनल ग्रीन्स काउंसिल है और UNOPS है, और इंडिया की मेंबरशिप कहां कहां पर है कहां नहीं है, ये 3 चीजें उन्होंने पूछी हैं। थोड़े नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, थोड़े से नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन तकरीबन वो अनकन्वेंशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछ रहे हैं। और अगर हम 23 का देखेंगे तो यहाँ पे G20 पूछा था और यहाँ पर भी G20 पूछा था। G20 न्यूज में था, ठीक है, और यहां पर यूरोपियन यूनियन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और यहां पर IMF के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो ये फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यानी कि हमें फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छे से करने हैं, और जो न्यूज में वो भी अच्छे से करने हैं, और जो अनकन्वेंशनल वो भी अच्छे से करने हैं। और अगर हम यहाँ पर फ्रेमिंग की बात करेंगे तो ऑप्शंस में जहां पर भी ऑप्शंस आपके हाउ मेनी ऑफ अबव हैं, तो मोस्टली वो वहीं पर हैं जहां पर उन्होंने क्वेश्चन को
ऑप्शंस के थ्रू डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अबव के थ्रू उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है। यूएनओपीएस, ये टॉपिक थोड़ा मैं कहूंगा कि अनकन्वेंशनल है, और यहां पर भी इन्होंने हाउ मेनी ऑफ अबव डाल करके ये क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दिया, और हो सकता है कि काफी लोग इसको छोड़ के आए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल ग्रैंड काउंसिल ये आपका सोल्वेबल है, G20 ये सोल्वेबल है। अगर हम यहां पर आए, G20 ये भी सोल्वेबल है, मेंबरशिप वाला भी सोल्वेबल है, और IMF वाला आपका एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अभी हम देखें तो 4 क्वेश्चन अभी तक हमारे सिंपल क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट वाला, RBI स्टरलाइजेशन वाला, है ना, और एक क्वेश्चन और आया था, और ये आपका IMF वाला हो गया। 4 क्वेश्चन आपके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, जहां पर आपको हल्का सा अवेयरनेस से ही काम हो जाता है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी, तो यहां पर इन्होंने कुछ अनकन्वेंशनल टर्म्स पूछे हैं। 100 मिलियन फार्मर्स, स्मॉल फार्मर, लार्ज फील्ड, ये अनकन्वेंशनल टर्म पूछ करके, और वो पूछते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या है या किससे संबंधित है ना। तो देखिए 23 में भी 24 में भी। और अगर हम देखें सेकंड पैटर्न हम देखेंगे तो जो मेंस के हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स और MSP, तो ये दोनों मेंस के टॉपिक हैं। तो मेंस के टॉपिक से भी उन्होंने जो बेसिक फंडा है वो उन्होंने पूछा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि GS3 के जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है, जहां पर फंडामेंटल्स कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो उन चीजों को आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स। तो सर करंट अफेयर्स में तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं अभी तक, हमने काफी सारे टॉपिक्स को देखा कि भाई करंट अफेयर्स से लिंक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के बेसिस पर ही हमें स्टैटिक को थोड़ा फॉलो करना है, ठीक है। और हम वो टॉपिक देखेंगे जो कि प्योरली करंट अफेयर्स हैं, जो स्टैटिक पोर्शन में आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर हम ये कह रहे हैं कि प्योरली करंट अफेयर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। तो जैसे कि यहां पर आपका वेनेजुएला ऑयल रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, एक पैटर्न आप देखिए कि उन्होंने हर साल एक कंट्री पूछी है, वेनेजुएला, स्विट्जरलैंड और वियतनाम। अगले साल हो सकता है पाकिस्तान पूछ लें, श्रीलंका पूछ लें, अभी बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है वो पूछ लें। तो जो भी कंट्री इन न्यूज़ है, उसके इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी आपके न्यूज़ आती है, उसको एक बार आप अच्छे से फैक्चुअली देखते रहिए, है ना। और इंडिया का रिलेशन क्या है उससे, और उनके हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशंस क्या हैं, उस कंट्री के अंदर किस चीज़ के रिजर्व्स मिलते हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है ना। हर साल एक कंट्री पूछ रहे हैं, तो यानी कि एग्जामिनर को पता है कि भी एक कंट्री के हमें इकोनॉमी को टच करना है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 2 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो हर साल पूछ रहे हैं, यानी कि ये एक पैटर्न है। उससे पहले हमने देखा था कि डिजिटल रूपी पे 2 साल क्वेश्चन पूछा, ये भी एक पैटर्न है। सबसे पहले हमने देखा था कि सेक्टर्स और एक्टिविटीज, वो तो देखिए पैटर्न जो है ना वो क्लियरली विजिबल होता है ना। कोई भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो इस चीज को ध्यान में रखेगा, है ना। कोई हवा में तीर नहीं मारना। और आपको ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की सारी बुक्स पढ़ने के आपका काम चलने वाला है। एक सिंगल बुक रखिए, जैसे कि नितिन सिंघानिया बुक है, बहुत अच्छी बुक है ना, उस बुक को अच्छे से फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स एक जगह से सिंगल सोर्स से फॉलो कीजिए, उसको स्टैटिक से लिंक कीजिए। इनसिक्योरिटी मत लाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत लाइए। इस पैटर्न को ध्यान में रखिए, आपकी चीजें होती चली जाएंगी। कितना मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम। देखिए यहां पर भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं हमेशा अपनी फाउंडेशन क्लासेस में बताता हूं कि जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर शब्द यूज हो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट स्कीम चाहे वो करंट अफेयर्स में है या नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर वर्ड लग गया, और प्राइम मिनिस्टर वर्ड लगेगा तो डेफिनेटली वो न्यूज में भी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहां पर नरेंद्र मोदी जी की बात चल रही है। जितनी भी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, उनकी जो फेवरेट स्कीम है, वहां पर सब जगह प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज होता है। तो यहां पर देखिएगा प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना, ये PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये भी प्राइम मिनिस्टर की फेवरेट स्कीम है। इसमें प्राइम मिनिस्टर वर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन फेवरेट स्कीम है PLI। उसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, है ना, PM लग गया। और MSME, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज आए थे। MSME को लेकर के डेफिनेशन चेंज हुई थी, क्राइटेरिया चेंज हुआ था, और MSME हमेशा न्यूज में होते हैं। अभी बजट आने वाला है, उसमें भी न्यूज में रहेगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं भाई कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे। तो ये टॉपिक्स हैं आपके इन्फ्लेशन,
नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। यहां पर स्टैटिक पोर्शन से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आगे नहीं पूछेंगे, आपको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप पढ़ के जाइए, पढ़ के जाइए। अगर करंट अफेयर्स में कुछ है तो ज्यादा अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि पैटर्न सेम ही रहने वाला है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं पैटर्न को। अगर हम पैटर्न को कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पहली बात तो बेसिक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं बेसिक टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा आपका आरबीआई और इट्स फंक्शंस, इनिशिएटिव्स, ये इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कोई न्यू टर्म अगर आता है कोई, तो उसके बारे में सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स में हम कह सकते हैं कि एमएसपी, जैसे एमएसपी हो गया, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। जीएस3 वाला टॉपिक हो गया आपका। इसके अलावा पीएम वाली आपकी स्कीम्स हो गई है, जो फेवरेट स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसे पीएलआई हो गया, एमएसएमई, वो आपके हो गए, है ना। तो हमें अगर ये पैटर्न पता हो तो एक बेसिक क्लैरिटी आती है कि भाई हम किस किस टॉपिक पे फोकस करें, है ना। और जो टॉपिक अनकन्वेंशनल हो उसकी बेसिक क्लैरिटी रखिए, वहां से वो सिर्फ टच करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछेंगे। और जहां पर टॉपिक बहुत आसान हो वहां पर थोड़ा डीप में जाइए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से डिफिकल्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम और बहुत सारे तरह के एनालिसिस लाने वाले हैं। आप देखते रहिए वीडियोस को और अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए आगे अग्रसर रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।